वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। अब हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, और इसके अंदर मैंने दो बुक्स का रेफरेंस लिया है, सुब्रतो मुखर्जी और तपन बिस्वा। मैं एक एक करके सारी चीज क्लियर करूंगा, और ये मैं पीडीएफ आपको दूंगा पूरी। आपको एक तरीके से पूरी बुक हो जाएगी दो किताबों की, सुब्रतो मुखर्जी की और सुशीला रामास्वामी और तपन बिस्वा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सुब्रतो मुखर्जी के अंदर 15-16 चैप्टर हैं, आपके नेट में इसके 10 चैप्टर काम के हैं, तपन बिस्वा के 4-5 चैप्टर काम के हैं। तो मिक्स जो भी लगेगा मुझे, मैं आपको पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा। अब देखो, अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहीं से पढ़ते हैं तो आप गिनी चुनी चीजें लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन लेते हैं, स्टेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन लेते हैं, आप कभी कभी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं। तो मैं पूरी हिस्ट्री के साथ बताऊंगा। आज के चैप्टर का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मेरा काम क्या रहेगा? मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे एक ये पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू होता है, तो मैं इसको पढ़ के आपको बता दूंगा इसका जिस्ट क्या है। पढ़ने के लिए आपको पूरा मैं दूंगा। कहाँ पे दूंगा? टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है ये? हाँ, ये स्टार्ट होता है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मॉडर्न फिनोमेना है। पहले क्या होता था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कि नाम, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को। नाम किस लिए होता था? सिर्फ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को करने के लिए होता था। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक फॉर्मल अप्रोच है, वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करेगी। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता था इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता था कि इसका नॉन नॉन फॉर्मल एस्पेक्ट्स थे वो सोसाइटी के, वो नहीं लिए जाते। सिविल सोसाइटी कंपेयर नहीं की जाती थी, मास कल्चर कंपेयर नहीं किया जाता, पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर नहीं की जाती थी, प्रेशर ग्रुप कंपेयर नहीं किया जाते। तो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक नया फिनोमेना है। ठीक है। तो फिर बाद में जब ये मॉडर्न फिनोमेना अपीयर हुआ, तो इसमें दो शब्द आते हैं, एक होता है कंपेरेटिव गवर्नमेंट और एक होता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर फिनोमेना है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटर स्टेट, इंटर कंट्री, हर स्टेट के अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है। अलग अलग में आपकी गवर्नमेंट भी आ जाती है, आपके नॉन गवर्नमेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे सिविल सोसाइटी आ जाती है, मास कल्चर आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। पर लेकिन जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में सिर्फ आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ही कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है। तो ब्लॉन्डल कहता है कि स्ट्रेस द नीड टू डिस्टिंग्विश, ब्लॉन्डल ने डिस्टिंग्विश किया कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपेरेटिव गवर्नमेंट को। ये एक मॉडर्न फिनोमेना है। पॉलिटिकल साइंस में 60-70 साल पुरानी चीजों को हम मॉडर्न ही मानते हैं। ठीक है। इसको आपका काम है पढ़ने का। ब्लॉन्डल आगे कहता है कि जब 18वीं सेंचुरी से पहले जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स थी, नॉर्मेटिव थी और फिलोसफिकल थी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, ये ग्रीक फिलोसफर जो थे वो नॉर्मेटिव थे। वो चाहते थे ऐसा हमारी स्टेट बन जाए, एथेंस जो है वो इस तरीके का बन जाए। पर लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं हुआ करता था। तो इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच, जो फिलोसफर्स यूज करते थे, जैसे उसका फिलोसफर किंग था। और बाद में 18वीं सेंचुरी के बाद जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, तो ब्लॉन्डल ने बताया इस अप्रोच के अंदर प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी आने लग गई। मॉन्टेस्क्यू का जो फिनोमेना था सेपरेशन ऑफ पावर का, वो वन ऑफ द रीजन था इसके अंदर, इसको बढ़ावा देने के लिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को। अब मैंने जैसे पहले बोला कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनको फादर बोला जाता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का। ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या किया, उसने 158 कंट्रीज का जो था, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया उस टाइम पे, इसलिए उनको फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बोला जाता है। अब जो इसने कंपेयर किया एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के लिए किया, जो इन्होंने किया, जो 18वीं सेंचुरी से पहले था। इन्होंने क्या किया, एक देश का संविधान दूसरे देश के संविधान से किया, जो कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया। वहाँ के क्या लेजिस्लेटर थे, क्या सेनेट्स थे, वो सबको कंपेयर किया होगा उस टाइम पे। पर लेकिन उन्होंने कभी भी कोई बात मास की बात नहीं करी, जो कि बाद में 18वीं सेंचुरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आती है। जो अरिस्टोटल का था, उसने, उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो दो चीज पे बेस्ड थी। कई बार पूछा जाता है अरिस्टोटल के बारे में किस चीज के बेसिस थी। फर्स्ट, गोल ऑफ द रिजिम, उनकी रिजिम किस तरीके की होनी चाहिए। क्या वो एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, चाहे वो ओलिगार्की होनी चाहिए, पॉलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या एस्पेक्ट था उनका, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उस सरकार को चला रहे हैं। ओलिगार्की होगी तो काफी लोग चला रहे हैं, अथॉरिटेरियन होगा तो एक बंदा चलाएगा, डेमोक्रेसी होगी तो बहुत सारे चलाएंगे। ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। तो ग्रीक सिटी स्टेट में जो उन्होंने ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, सबसे पहले एरिस्टोटल ने करी। एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग प्रिसेट व्हाट इज फिजिबल डिजायबल, तो एरिस्टोटल ने क्या किया, बात करी बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट की उस टाइम पे, कि क्या बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई प्लेटो की तरह कि भाई मेरे को फिलोसफर किंग चाहिए, आइडियलिस्टिक स्टेट चाहिए। उन्होंने बोला बेस्ट प्रैक्टिकल क्या होती है। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया गोल्डन मीन का। गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आप नॉर्मेटिव अप्रोच को छोड़ के, मतलब कि आप जो अपने स्वप्न देख रहे हो कि ऐसी चीज होनी चाहिए, उसको छोड़ के वो देखो कि आज की डेट में क्या प्रैक्टिकल है। तो जो
तो जो एरिस्टोटल था उसने क्या बोला कि भाई, अगर किसी स्टेट में, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर किसी स्टेट में अमीर लोग ज्यादा हैं तो वहां की जो सरकार है एक ओलिगार्की की सरकार होगी। अगर किसी देश में जो सरकार है वो गरीब लोग चला रहे हैं तो वहां की सरकार को उसने बोला डेमोक्रेसी को बोला, डेमोक्रेसी उसने पुअर स्टेट में रखा है। तो उसका भरोसा क्या था, उसका भरोसा था कि मिडिल क्लास जो होगी हर एरिया में, हर स्टेट में जो मिडिल क्लास होगी, जिसको उसने यहाँ पे नीचे लिखा है एक टर्म, सेफ स्टेट। उसने मिडिल क्लास को सेफ स्टेट बोला है। उसने बोला इस मिडिल क्लास की वजह से ना रेवोल्यूशन होंगे किसी भी कंट्री, और उस टाइम पे कंट्री नहीं होती थी, नेशन स्टेट भी नहीं होता था, जहाँ भी टेरिटरी में वहां पे कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। ये मिडिल क्लास की वजह से ही सारी चीजें सही होंगी। और ये मिडिल क्लास का जो टर्म है उसने कहाँ से बोरो किया है, उसने यूरिपेडेट से बोरो किया है। तो एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे 6 तरीके की सरकार के बारे में बात किया था, कुछों को अच्छा बताया था, कुछों को बुरा बताया था अपने उस टाइम पे। अब अगर आपको मैं रिवाइज करवाने के लिए बता दूं कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी सरकार बुरी है, तो उन्होंने गुड में, अच्छी सरकार में उन्होंने मोनार्की की बात करी थी, एरिस्टोक्रेसी की बात करी थी, और पॉलिटी की बात की थी। सब बड़ी बुरी सरकार किसको मानते थे वो डेमोक्रेसी को बुरा मानते थे, वो टायरेनी को बुरा मानते थे, और वो ओलिगार्की को बुरा मानते थे। ठीक है। तो उनका भरोसा था मिडिल क्लास में, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन और मिडिल क्लास में, और गोल्डन मीन इनके कॉन्सेप्ट हैं, जिसकी वजह से उन्होंने क्लासिफिकेशन करी, कंपेयर किया एक स्टेट को दूसरी स्टेट से, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बढ़ावा दिया। ठीक है, ये था हमारे इनका। अब एरिस्टोटल के अलावा किन लोगों ने मिडिल क्लास को सपोर्ट किया? एरिस्टोटल के अलावा एडम स्मिथ ने मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है, बेंथम ने किया है, जेएस मिल ने किया है, उनके फादर, उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी किया है। इन्होंने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। द नोशन ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेंट्रल टू रेनेसा। अब यही इस मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से रेनाइसा, यूरोप में रेनाइसा मतलब कि नई थॉट आई, नई साइंस एक्सपेंशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एनलाइटमेंट आई वहां पे। किसकी वजह से? इस मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। क्योंकि इस मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ दो सरकारों का, उन्हें पता लगा कि क्या हमारी खामियां हैं, क्या हमारी अच्छी चीजें हैं। पर लेकिन अब क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग थे और वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे। वो कौन कौन से लोग थे? वो थे सिनिक्स, एपिक्योरेंस, स्केप्टिक्स एंड स्टोइक। ये लोग थे, ये मिक्स एरिस्टोटल के मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थे, और उन्होंने बोला कि जो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से यूनिवर्सल बनाना चाह रहा है एरिस्टोटल। और ये जब ये यूनिवर्सल बन जाएगा तो लोगों के जो छोटे छोटे डाइवर्सिटी है वो मर जाएगी। अगर मिडिल क्लास को ही तुमने सब कुछ बना दिया तो जो क्या कहते हैं, और जो क्लासेस हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए ये सही नहीं है। ये इसमें बोला गया है एरिस्टोटल एरिस्टोटल लेगेसी में। अब पॉलीबियस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, आपके लिए क्या जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। पॉलीबियस क्या था? एक ग्रीक का हिस्टोरियन था, उसको रोमन्स ने एक बंदी बना लिया था, और वो पहला बंदा था जिसने पावर शेयरिंग की बात करी थी और डिफरेंशिएशन की बात करी थी अपनी किताब में। किताब आप नाम याद रख सकते हैं, हिज यूनिवर्सल हिस्ट्री, यूनिवर्सल हिस्ट्री। वहां पे वो क्या बताता है कि रोमन सिस्टम क्यों अच्छा था। उसने बताया कि रोमन सिस्टम जो था इतनी देर तक क्यों टिका रहा। रोमन सिस्टम के टिक रहने का भी एक ही रीजन था, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। उसने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से बेसिस पे बनाया था? मोनार्कियल भी था, एरिस्टोक्रेटिक भी था, और डेमोक्रेटिक भी था। इस मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से रोमन एम्पायर इतने टाइम तक चलता रहा। अब रोमन एम्पायर में कोई कहे कि आपके पास आपको क्या क्या बताना है। अब रोमन एम्पायर में एक सेनेट था, आप नीचे पढ़ेंगे एक सेनेट है। तो सेनेट जो है वो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट दिखाता है कि वहां पे एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं। एक ट्रिब्यूनल है रोमन एम्पायर में, वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट दिखाता है कि लोगों की वजह ये लोगों से ही बना हुआ है ट्राइब्यूनल, और इसका काम है लोगों का जो कहा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहता है पॉलीबियस कि जो रोमन अभी तक चले, इतने साल तक राज किया, उनका कारण था कि उन्होंने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया। उस मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी भी अडॉप्ट करी, मोनार्की भी अडॉप्ट करी, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी कहीं जगह चलाई। ठीक है, तो और इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही हाथ है। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन डिड नॉट इनोवेट। रोमन ने कुछ नया नहीं बनाया, उन्होंने ग्रीक्स का ही फॉलो किया। अनलाइक द ग्रीक्स हु कॉन्स्टिट्यूट द, अब ग्रीक्स और रोमन में क्या अंतर है? ग्रीक्स ने क्या किया कि एक ही बंदे ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला, जैसे एरिस्टोटल ने पूरे 158 कंट्रीज का किया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। रोमन का क्या कल्चर था कि वो देखते थे कि आज हम यहाँ पे हार गए या फ्लॉज हो गई हमारी, तो हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं। उनका क्या है, उन्होंने एक ही बंदे ने बना दिया वही चल रहा है। उनका क्या है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ बनता जा रहा है। तो इसलिए रोमन के कॉन्स्टिट्यूशन को और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को सिमिलरिटी लाइन पे रखा जाता है। ठीक है, जिसने जॉन लॉक ने इसकी बात करी थी। ठीक है, और जो रोमन का अंपायर था वो फर्स्ट ह्यूमन एफर्ट था टू प्रोवाइड सेनेट। सेनेट रोमन ने सबसे पहले प्रोवाइड करी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज रोमन्स ने सबसे पहले किया। सिविल सोसाइटी की बात रोमन सबसे पहले करते हैं। और बाद में यही पॉलीबियस बोलता है कि जब डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर का, उसका सबसे बड़ा कारण यही था
इट क्रिएटेड कि इसका जो मिक्स सिस्टम था वो धीरे धीरे टूटने लग गया था। उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर ली थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जो बेसिक लॉज थे उससे हटने लगे थे। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है द अबेंडनमेंट ऑफ मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एडवर्ड गिवंस वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एशियाटिक वैल्यू लग्जरी। ठीक है। अब यूरोपियन एनलाइटमेंट एंड यूरोसेंट्रिज्म। अब आफ्टर द यूरोप, अब रोमन्स का जैसे रोमन एम्पायर अब गिर गया, उसके बाद क्या होता है कि यूरोप की एनलाइटमेंट की बात होती है। 18वीं सेंचुरी से यूरोप की एनलाइटमेंट की बात होती है। अब एनलाइटमेंट हुआ वहाँ पे, एनलाइटमेंट का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे नई नई चीजें आई, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्लासिकल लिबरलिज्म की बातें शुरू होने लग गई, तो वहाँ पे यूरोसेंट्रिज्म की बातें होने लगी। यूरोसेंट्रिज्म वाज अ साइन ऑफ मॉडर्निटी एट दैट टाइम। यूरोसेंट्रिज्म मतलब मॉडर्निटी, लेबर, इंडस्ट्रीज, लिबरल थॉट्स, इसका मतलब ये होता है, उसको ये उसका सिंबलाइज करता था। फिर अब क्या हुआ कि भाई इसकी वजह से, यूरोसेंट्रिज्म की वजह से, कुछ थिंकर्स थे, चाहे वो मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे वो जेएस मिल हो, या फ्रेडरिक हेगल हो, उसने एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने वो यूरोसेंट्रिज्म को बढ़ावा देने लगा कि भाई जो जो कुछ मॉडर्न है वो यूरोप में है, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो मॉन्टेस्क्यू यूरोपियन कल्चर को उन्होंने फॉरवर्ड कल्चर बोला, और एशियाटिक कल्चर को उन्होंने बैकवर्ड कल्चर बोला। मॉन्टेस्क्यू वॉज द पायनियर ऑफ दिस परसेप्शन। मॉन्टेस्क्यू ये मानता था कि यूरोपियन कल्चर वॉज फॉरवर्ड कल्चर एंड दिस एशियन कल्चर वॉज बैकवर्ड कल्चर। गिबन्स और इन्होंने क्या है, इन्होंने एक एक थीम दी है कि भाई जो कंट्रीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में है वो सॉफ्ट स्टेट है, और जो ठंडे देश में जो कंट्रीज है वो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, तो वहां पर डेमोक्रेसी टिकी पड़ती है, वो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, तो डेमोक्रेसी और लिबरल आइडियाज को देने में गए। उन्होंने एक क्लाइमेट फैक्टर को लेकर डिस्टिंक्शन कर दिया कि जो हॉट वेदर में रहते हैं वो सॉफ्ट लोग हैं, और जो कोल्ड वेदर में तो हार्ड वर्किंग लोग हैं। ठीक है। तो इसीलिए वहां पे मॉडर्निटी आई, क्योंकि हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना मॉडर्निटी वहां पे आया है, ये लोग मानते हैं। Even James Mill observed the difference between European feudalism and government arranged in Asiatic society. जेम्स मिल, जेएस मिल का फादर भी बोलता है कि यूरोप में फ्यूडलिज्म और वहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी बिल्कुल अलग है। जेएस मिल ने एशियन सोसाइटीज को बोला है ईस्टर्न सोसाइटीज। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, जो मैंने आपको डाला था। जेम्स मिल ने ईस्टर्न सोसाइटीज को बोला है ईस्टर्न सोसाइटीज। और कौन कौन लोगों ने ईस्टर्न सोसाइटीज और वेस्टर्न सोसाइटीज में डिफरेंस किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, पेरेटो ने किया, एमिली डुर्कheim ने किया। एनालाइज एशियन सोसाइटी फ्रॉम अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई है। उन्होंने वहाँ के वेस्ट को और हमारे ईस्ट को कंपेयर किया, उससे थोड़ी पॉलिसीज, थोड़े से और थ्योरीज इवॉल्व होती हैं यहाँ से। ठीक है। अब हीगल और मार्क्स का क्या कहना था? भाई हीगल और मार्क्स भी यही मानते थे कि यूरोसेंट्रिज्म और वेस्ट वेस्ट में और ईस्ट में अंतर है। हीगल का तो ये कहना था कि इंडिया और चाइना के पास कोई हिस्ट्री ही नहीं है, इंडिया एंड चाइना हैज नो हिस्ट्री एज दे वर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड। ये लोग अभी भी अपनी रूढ़िवादियों में टिके पड़े हैं और इनकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। द ट्रू ऑफ ऑल एशियाटिक सोसाइटी, उन्होंने ये कहा। मार्क्स तो कंसीडर ये करता था कि इम्पीरियलिस्ट वेस्ट डिस्ट्रक्शन, कि वो मानता था कि जो वेस्ट ने जो इम्पीरियलिज्म किया वो सही है, और क्योंकि उसने कुछ बहुत अच्छी चीजें भी करी, उसने रीजनरेटिव भी किया। उसने ये कहा कि एज इट क्लियर द मॉडर्न टेक्निक्स, वेस्ट की वजह से ही ईस्ट में मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी लाए हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो इतनी सारी स्टेट थी, उनको यूनाइट भी एक तरीके से वेस्ट ने ही किया है। और पॉलिटिकली और सोशल चेंजेस, जो हमारे जो इतने सारे ट्रेडिशनल चेंजेस थे जिनको हम मॉडर्न लेके आए हैं, चाहे वो रेलवेज हो चाहे फैक्ट्रीज हो, वो सब इन्हीं की वजह से आया है। तो मार्क्स ये मानता था कि भाई इंपीरियलिज्म की वजह से ही मॉडर्निज्म आ रहा है ईस्ट में। ठीक है। और उसका भी यही कहना था कि चाइना और इंडिया की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चाइना एज लैकिंग इन हिस्ट्री, इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग विद इन द एसेंशियल स्टैग्नेशन, सिंस दे हैड ब्लॉक्ड हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। द वेस्टर्न द वेस्ट आफ्टर बिकमिंग सोशलिस्ट वुड रन द, उसका कहना था कि भाई वेस्ट जो होंगे पहले सोशलिस्ट में चेंज होंगे, उसके बाद ये लोग इनके ऊपर राज करेंगे और इनको चेंज करेंगे। ठीक है। अब मार्क्स ने बताया कि एशियाटिक सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी में क्या अंतर है। ठीक है। उसने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एशियाटिक सोसाइटी में कहीं भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं है। स्टेट जो है वो लेवियाथन है। मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट के पास सारी पावर है और वहां पे कोई पावर नहीं है। वेयरएज वेस्ट में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से बुर्जोइस क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो कर जाती है, और उसकी वजह से क्लास डिफरेंस होता है। वेयरएज ईस्टर्न सोसाइटीज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्क्स ने एक अपनी किताब ग्रुंडाइजर में, नीचे आप देखेंगे ग्रुंडाइजर में, मार्क्स और फेडरिक एंगल्स की किताब है ग्रुंडाइजर, ग्रुंडाइज अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ग्रुंडाइज, उसके अंदर उसने एशियाटिक सोसाइटी के बारे में डिपिक्ट किया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उसने क्या डिपिक्ट किया है? उसने ये बोला है कि इन द वेस्ट, वेस्ट की सोसाइटीज में क्या है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिटीज है।
लोगों के अंदर अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिटीजन, उसकी वजह से लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, और उसकी वजह से ही बुर्जोइस क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास बनती है। वेरस ईस्ट में क्या होता है, सब कुछ स्टेट ने कंट्रोल कर रखा है, तो स्टेट जो सारी सिटीज हैं वो प्रिंसली कैंप है, वो स्टेट के कैंप हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इसका पूरा सार है। वेबर का कोई कंट्रीब्यूशन इतना खास मुझे लगा नहीं पूरा पढ़ के। वेबर आप पढ़ सकते हैं उसको, मैं तो आपको पीडीएफ डाल दूंगा। वेबर और मार्क्स में डिफरेंशिएट किया था। मैक्स मार्क्स वेबर ने मार्क्स की थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म को नहीं माना। वेबर कहता था कि भाई जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से सारी चीजें नहीं चलती, और भी चीजों की वजह से चीजें चलती हैं। मेनली उसके लिए, मार्क्स के लिए, मार्क्स कंसिडर कैपिटलिज्म इरेशनल, वेरस वेबर के लिए ये नेचुरल थी। वेबर मानता था कि भाई सोसाइटी के अंदर जो काम करेगा, जिसके पास मेरिट है, मेरिटोक्रेसी पे काम करेगा, तो वो उसको फल मिलेगा और वो कैपिटलिस्ट क्लास बन सकता है। अब यहाँ पे बात आती है उसके बाद फ्रेंच एनलाइटमेंट एंड ग्रेट ब्रिटेन। अब कुछ लोग थे उस, अब वहां पे ब्रिटिश में एनलाइटमेंट हो चुका था। यूरोप का असर सबसे ज्यादा ब्रिटेन में देखने को मिला था, और ब्रिटेन ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले सुपर पावर था। तो मॉन्टेस्क्यू तो था हमारा, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया है। उसने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को नेशन इन हिस्ट्री एंड, उसको बहुत प्रेज किया इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड कॉमर्शियल वे ऑफ लाइफ। उसने कहा कि भाई इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो काम चल रहा है इंग्लिश सोसाइटी में, कॉमर्शियल क्लास इतनी बढ़ावा दी जा रही है, मिडिल क्लास बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा है। फिर बाद में आप नीचे पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रैंकोस मैरी एरूट, ये वोल्टेयर का असली नाम है। वोल्टेयर का जो नाम है, फ्रेंच का जो वोल्टेयर था, उसका असली नाम है फ्रैंकोइस मैरी एरूट। वो भी बहुत, उसने भी इंग्लिश क्लास का बहुत बढ़ावा दिया। उसने कहा कि अनलाइक फ्रेंच, जैसे फ्रेंच में रोक टोक है व्यापार करने में, इंग्लिश इकोनॉमी और कॉमर्स में कोई भी रोक टोक नहीं है। इंग्लिश इकोनॉमी जो है वो जो चल रही है वो इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम पे चल रही है। इवन इवन उसने वॉलेटायर ने, आप नीचे पढ़ेंगे, वॉलेटायर ने इंग्लिश मिडिल क्लास को बियर से कंपेयर किया। ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी में। उसने क्या बोला है कि इंग्लिश मिडिल क्लास विच ही कंपेयर टू बियर, फ्रॉथ एट द टॉप, मतलब झाग होते हैं ऊपर, अगर बियर का ग्लास आपने देखा तो झाग होते हैं ऊपर, ड्रैग एट द बॉटम, नीचे ड्रैग होते हैं, और बीच में एक्सीलेंट, बीच वाली जो पार्ट होता है वो एक्सीलेंट होता है। तो वॉलेटायर ने इंग्लिश मिडिल क्लास को बियर से कंपेयर किया। नीचे आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे राजा राम मोहन ने भी वेलकम किया ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश रूल को बढ़ावा दिया, मतलब कि वेलकम किया। उन्होंने बोला तीन चीजों की वजह से ब्रिटिश रूल हमसे बहुत आगे है। उनके उनके पास साइंटिफिक टेम्पर है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, और लॉ एंड टॉलरेंस है उनके अंदर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ट्रिम्फ ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब क्या हुआ कि भाई, अब रेनाइसेंस हो गया, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब लोगों का जो ध्यान था वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरफ आने लग गया। जेएस मिल्की ने जो बोला कि भाई लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, तो अब स्टेट से हट के ध्यान कहाँ आने लग गया, इंडिविजुअलिज्म के पास आने लग गया। ठीक है, तो एडमंड, तो अब बात होने लगी इंडिविजुअल बंदे की और इन सब की। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव राइज टू अनदर इंपॉर्टेंट डिबेट। एक डिबेट आती है, पूछी जाती है, एडमंड बर्क और थॉमस पेन की जो एक डिबेट आती है, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि वो डिबेट ऑफ थॉमस पेन एंड एडमंड बर्क, ये किसके ऊपर है? ये ऊपर है, क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रेवोल्यूशन के ऊपर है, एंड नेचर ऑफ स्टेट, रेवोल्यूशन कैसा होता है, नेचर ऑफ रेवोल्यूशन कैसा होता है, स्टेट का नेचर कैसा होता है अलग अलग सोसाइटीज में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट इज डिबेट बिटवीन बर्क एंड पेन? इट इज अ डिबेट ऑन नेचर एंड एम्बिट ऑफ रेवोल्यूशन एंड द नेचर ऑफ द स्टेट, दैट्स इट। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। अब इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या बना, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंटिफिक नॉलेज बढ़ रही है सोसाइटी में, लोगों को काम मिल रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन डिनोट द नॉलेज, कंपेरेटिव, ठीक है। अब रोल ऑफ कॉर्पोरेट, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, कॉर्पोरेटिस्ट का रोल बढ़ गया। ठीक है, रोल ऑफ कॉर्पोरेटिस्ट बॉडी इन मेकिंग द डिसीजन मेकिंग, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जोइस क्लास का एक डिसीजन मेकिंग में, सरकार में, रोक टोक में उनका काम बढ़ गया। दूसरा, हेरारकी बेस्ड ऑन साइंस एंड एक्सरसाइज ऑफ नॉलेज। अब एक हेरारकी बन गई, जिसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है वो ऊपर है, जिसके पास नहीं है वो स्ट्रेटिफिकेशन में नीचे है। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज बन गए, मतलब एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब एक यूरोपियन नेशन को दूसरे यूरोपियन नेशन से कुछ खरीदना है तो इंटरस्टेट ट्रेड करेगा। ठीक है, इन्होंने अब नेशन स्टेट जैसी चीज धीरे धीरे, मतलब उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि नेशन स्टेट में इंटर एक्सचेंज चालू हुआ, और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डिमिनिश होने की बात शुरू हुई। ठीक है, अब सेंट साइमन का एक डिसिपाइल है जिसका नाम है ऑगस्ट कॉमेट। ऑगस्ट कॉमेट जाना जाता है अपने पॉजिटिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है,
इंडस्ट्रियल सोसाइटी ब्रॉट विद द इम्पोर्टेंट ऑफशूट लाइक, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या क्या फायदे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात होने लग गई। अब भाई फैक्ट्री लग रही है, अब वहां पे भी जो कास्ट सिस्टम हुआ करता होगा वहां पे ब्रिटिश में, हाई कास्ट लो कास्ट, वो कम हो रहा है। स्लेवरी की बात हो रही है कि भाई स्लेवरी हटाओ, अब एक ही फैक्ट्री में सारे लोग बात काम करेंगे तो स्लेवरी हटनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज, मतलब सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है तो हम देखते हैं कि गांव से लोग शहर जा रहे हैं तो कास्ट सिस्टम बहुत हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी ये चीजें हो रही हैं। इंटरनेशनलिज्म आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, इसमें ये कहने कहने कहना कहना गया है। अब डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ अमेरिकन अमेरिकन कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो अमेरिकन का एक फेमस स्लोगन है, व्हाट इज फंक्शनल इज ब्यूटीफुल, मतलब जो चल रहा है, जो फंक्शनल है, जो प्रैक्टिकल है, वो बढ़िया है। अमेरिकन हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब साइंटिफिक नॉलेज। उनका एक ट्रेडिशन है प्रैग्मेटिज्म का। प्रैग्मेटिज्म का मतलब भी एक तरीके से साइंटिफिक और फैक्चुअल है, जो जेम्स मेडिसन ने बढ़ाया। जेम्स मेडिसन की एक फेमस, उन्होंने अपना पेपर लिखते हैं फेडरलिस्ट पेपर, जिसमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। बाद में टोक्योवेली की एक किताब आती है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इन अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। ये जो टोक्योवेली एक फ्रेंच ऑब्जर्वर है, उसने अमेरिका की सोसाइटी को उस टाइम पे पढ़ा 1832 में। ही एनालाइज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहाँ का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है और एनालाइज करता है। वो ये देखता है कि यूनिवर्सल ट्रेंड, वहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है, एंड इक्वलिटी की बात हो रही है विद, और वहाँ पे इक्वलिटी के साथ लिबर्टी और डेमोक्रेसी की बात भी चल रही है। उसने वहाँ पे देखा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान है उस टाइम पे, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ध्यान है। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात है, वहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास बन चुकी है, और वॉलंटरी एसोसिएशन जैसे सिविल सोसाइटी भी वहाँ पे काम कर रही है। उसने एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा वहां पे, देखा कि उसने कहा रिलीजन जो है वहां की यूनिटी बनाने में बहुत काम कर रहा है। ही कंसिडर रिलीजन अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। टोक्योवेली ने रिलीजन को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बोला है अमेरिकन डेमोक्रेसी में। उसने कहा जैसे चर्च फ्रांस में काम करता है, जो रिलीजन जो एंटीथेटिकल टू रिलीजन है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है चर्च फ्रांस में। बट लेकिन अमेरिका में अलग है, अमेरिका में जो चर्च है या वहाँ का रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से साथ में काम करता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, उसने उसने ये नहीं कहा कि यूरोप को इसको अपना लेना चाहिए। उसने ये कहा कि अगर जो अमेरिका का एक्सपीरियंस है उसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसकी रिलीजन का, अगर वो ये आगे यूरोपियन नेशंस फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है प्यूरिटेरियन कॉमनवेल्थ। इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो रिलीजन ऐसा था, वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता था, वो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को बढ़ावा देता था, मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देता था। ठीक है, अब बात आती है कंपेरेटिव गवर्नमेंट टू कंप्रेस पॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल टू प्रोसेस। अब इंस्टीट्यूशनल, पहले मैंने बताया था कि आपको पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ करता था, मतलब कि सारी चीजें क्या होती थी, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन होगा, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का। ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सबको कंपेयर नहीं करते थे। अब इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं कि पहले हरमन फिनर की किताब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, और कार्ल जे फेडरिक की किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इन लोगों ने प्रोसेस की तरफ ध्यान चालू किया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और का शिफ्ट किया प्रोसेस की तरफ। ठीक है, और यही केसी वेरस हैं जो ब्रिटिश जूरिस्ट हैं, जो हरमन फिनर से प्रभाव होकर इसके ऊपर लिखते हैं, प्रोसेस के ऊपर लिखते हैं। डेविड ईस्टन पहला बंदा था, डेविड ईस्टन और रॉय मैक्रेट पहले वन ऑफ द फ्यू पीपल थे जिन्होंने प्रोसेस की बात, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करी। द लेटर पॉइंटेड आउट दैट ट्रेडिशनल अप्रोच वाज, उन्होंने बताया कि भाई हम ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग प्रोसेस की तरफ क्यों जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है पैरोकियल है, मोनोग्राफिक है, डिस्क्रिप्टिव है, वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक है, वो ईस्टर्न सोसाइटीज की बात करते ही नहीं है। एक्सक्लूसिवली फॉर्मलिस्टिक है, मतलब जो फॉर्मल पेपर रखे हुए हैं उसी पे बात करेंगे, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल है, जो हिस्टोरिकल चला आ रहा है डिफेक्टो वही हम आगे ले जाएंगे, वहां उसके आगे नहीं ले जाएंगे। लीगलिस्टिक है, सिर्फ लॉ से चलता है, लेकिन इसमें और भी चीजें नहीं लेते। ठीक है, इनसेंसिटिव टू थ्योरी बिल्डिंग है। ठीक है, वॉल्ट ही स्टेटेड द वर्क ऑफ, उसने क्या कहा इन ईस्टर्न और क्या कहते हैं, डेविड ईस्टन और रॉय मैग्रेट ने कहा कि वॉल्टर बेगॉट और एवी डाइसी ने काम किया है, जिन्होंने बोला है कि अब जो थ्योरी बनेंगी वो फैक्ट्स पे भी बनेंगी, साइंस पे भी बनेंगी, रैशनल होंगी और प्रैक्टिकल होंगी। ठीक है, तो इसने बोला है कि हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे पॉलिटिकल प्रोसेस पे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच करती क्या है? देखो, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मतलब एक फ्रेमवर्क में काम करेगी, लीगल फ्रेमवर्क में काम करेगी, यूनिवर्सल आइडियाज देगी, मतलब
अगर कहीं पे कुछ अलग है, डिफरेंस है किसी कंट्री में, उसको भी वही फॉलो करना पड़ेगा, यूनिवर्सल आइडिया दे दिया। तो इसकी सबसे बड़ी खामी यही है। दूसरी खामी ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं लेता, ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप किसी को नहीं लेता। तीसरा, ये रूडिमेंट्री है। अगर 21वीं सेंचुरी में मुझे कुछ चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, मैं इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता, इसलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को छोड़ के हमें जाना पड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ। अब आता है यहाँ पे बिहेवियरल रेवोल्यूशन। इन्होंने बोला कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट किया। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है नीचे, अगर आप देखेंगे, बिहेवियरल अप्रोच वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आती है 1950 1960 पर, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है बिहेवियरल अप्रोच की, यूएसए में बिगेन होती है 1920 में। पॉलिटिकल बिहेवियर जो टर्म है सबसे पहले कॉइन किया फ्रैंक कैंट ने। ये नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन बन सकता है। फ्रैंक कैंट ने पॉलिटिकल बिहेवियर को टर्म किया। और उसने कहाँ लिखा ये चीज, उसने लिखी है अपनी एक किताब में। उसने एक अपनी किताब में लिखी है, वर्ल्ड क्या कहते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर इन द सर्कुलेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड बिहेवियर। फ्रैंक कैंट की किताब थी पॉलिटिकल बिहेवियर, द हेयर तोड़तो रिटन अनरिटन लॉज कस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स एज प्रैक्टिस इन यूएस। इसकी किताब थी, पर लेकिन उस टाइम पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में एक बंदा होता है हर्बर्ट टिंगस्टन। वो यूरोपियन सोसाइटी के बारे में एक किताब लिखता है, पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडीज इन इलेक्ट्रल स्टैटिस्टिक्स। और ये किताब यूएसए में इतनी पॉपुलर होती है कि एक बिहेवियरलिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है यूएसए में 1950s और 1960 में। बिहेवियरलिज्म का जो स्टार्ट होता है वो मतलब इंटेलेक्चुअल फादर चार्ल्स मरियम को बोलते हैं, पर लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिकलिटी किसने लाता है, डेविड ईस्टन लाता है। डेविड ईस्टन बिहेवियरलिज्म को कैसे डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइज रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस, ऑर्गेनाइज रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस अलोंग द सेम लाइन एज नेचुरल साइंस। उसने पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस से कंपेयर किया, जिसमें ऑर्गेनाइज रिसर्च होगी। इट एम्फोसाइज थ्योरी बिल्डिंग, एक्सरसाइज इन द प्रोसेस। उसने हम एक थ्योरी बनाएंगे, बट लेकिन रिजेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी एज मियरली पॉलिटिकल रियलिटी। उसने बोला कि थ्योरी का मतलब ये नहीं कि फैक्चुअल मतलब कि विदाउट फैक्ट बातें लेके आ गए, थ्यो नॉर्मेटिव बातें ले आके हम ऐसी थ्योरी बनाएंगे जो प्रैक्टिकल होगी और साइंटिफिक होगी। इसने कहा हम एक सिंपल क्वेश्चन पे दबाव, मतलब कि हम बोलेंगे कि एक सिंपल क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे कि व्हाई पीपल बिहेव लाइक दिस। लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, इसके कारण क्या है। सोशली अगर बंदा कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, बिहेवियरिज्म ये पढ़ना चाहता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर आप मतलब कि आप मेरी वीडियो क्यों देखना चाहते हो, बिहेवियरलिस्ट ये जानना चाहते हैं। उनका बेसिक यही है। उन्होंने बोला विद द कन्विक्शन दैट एक्सपीरियंस अलोन फॉर्म द बेसिस ऑफ नॉलेज, इट एनालाइज द रीजन फॉर मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो आपका एक्सपीरियंस है, एम्पेरिकली आपने जो समझा है इस चीज का, वो अलोन बता देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, आपका रीजन क्या है करने का। बिहेवियरलिज्म वॉज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय फंक्शनलिस्ट। अब बिहेवियरलिज्म के ऊपर किस किसका प्रभाव था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्रभाव था, मेलिनोस्की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। और सोशलिस्ट का प्रभाव था, सोशोलॉजिस्ट का, मार्क्स मैक्स वेबर और टेलकॉट पार्सन। तो बिहेवियरलिज्म आया इसलिए था कि उसने देखा था कि भाई इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में बहुत सारी खामियां जो मैंने आपको बताई। रूडिमेंट्री है सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं लेता है। तीसरा पॉइंट है फॉर्मल है। इन सब चीजों को सही करने के लिए ही वो यहाँ पे आया था। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद है कि हिस्टोरिकली द क्विक स्प्रेड ऑफ बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म स्प्रेड होने लगे यूएसए में, अमेरिका में। और उसको किससे लिंक किया, अमेरिकन कल्चर ऑफ प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकलिटी से उन्होंने लिंक किया। उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ फेवरेबल क्लाइमेट भी है, जिसकी वजह से हम प्रैग्मेटिज्म को कर सकते हैं, जैसे पहले बोला गया था। ठीक है, चार्ल्स मरियम। अब ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, चार्ल्स मरियम हु इज अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, उन्होंने एक स्पीच दी थी अपनी 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ये लाइन कभी कभी आ जाती है, सम डे वी मे टेक अनदर एंगल ऑफ अप्रोच। किसी दिन हम कोई और एंगल ऑफ अप्रोच लेंगे देन द फॉर्मल, एज अदर साइंस डू, जैसे साइंस करती हैं, एंड बिगेन टू लुक एट अ पॉलिटिकल बिहेवियर एज वन ऑफ द एसेंशियल ऑब्जेक्ट। जो चार्ल्स मरियम 1925 में बोलते हैं कि भाई हम किसी दिन एक ऐसे एंगल से सोचेंगे जो हम फॉर्मल एंगल से नहीं सोचेंगे, जैसे साइंस सोचती है किसी अलग एंगल से। उस दिन हमें पता लगेगा कि पॉलिटिकल बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल कल्चर के लिए। तो ये लोग पॉलिटिकल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। अब ये देखो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है। अब आपको पढ़ने के लिए मैं ये पूरी पीडीएफ दूंगा, आप 2 दिन में पढ़ना। तब तक मैं दूसरा चैप्टर करवाऊंगा, मैं रेडी करूंगा कंटेंट उस चीज का, आपको रोज एमसीक्यूज मिलते रहेंगे चीजों के। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। प्रीकर्सर ऑफ बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरलिज्म का प्रीकर्सर क्या है।
अब बिहेवियरिज्म, जैसे हमने कहा कि भाई ग्रे बिहेवियरिज्म चार्ल्स मरियम, और दूसरा क्या कहते हैं हमारे डेविड ईस्टन से चालू हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि बिहेवियरिज्म स्टार्ट हुआ था ग्रैम वेलेस से। ग्रैम वेलेस से कैसे स्टार्ट होता है? ग्रैम वेलेस ने पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स को इंटरलिंक किया। उनका कहना यह था कि डिस्कशन ऑफ ह्यूमन नेचर बी मेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी। उनका मतलब था कि ह्यूमन नेचर को जानना ही फाउंडेशन होगा पॉलिटिकल इंक्वायरी का। अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिव निकालना है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी निकालनी है, तो हमें ह्यूमन नेचर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बोला था ग्रैम वॉलेस ने। फिर उसके बाद वॉलेस रिजेक्टेड द बेंथम व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। बेंथम ने कहा था कि ह्यूमन नेचर कैसा है? रैशनल है, रैशनल सेल्फ इंटरेस्टेड से काम करता है। रैशनल, एक तरीके से रैशनल बोला था। पर लेकिन ग्रैम वॉलेस क्या बोलते हैं कि हर टाइम ह्यूमन रैशनली नहीं सोच सकता। ठीक है, इट वुड बी डेंजरस फॉर पॉलिटिशियन टू अज्यूम दैट पीपल वुड बिहेव इंटेलिजेंटली। ठीक है। इन उनकी किताब लिखी हुई है नीचे, इन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स ग्रैम वॉलेस ने बोला कि इरेशनल फोर्स सच एज पॉलिटिशियंस टू स्टडी साइकोलॉजी। इरेशनल फोर्सेस होती हैं कुछ, जैसे कस्टम होती है आपका, प्रीजुडाइज मतलब पहले की सोच होती है आपकी, और एक्सीडेंट की वजह से लोग इरेशनल सोचते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो उसने क्या कहा है कि अगर आपको पॉलिटिकल कल्चर जानना है, पॉलिटिकल इंक्वायरी जाननी है, तो आपको सबसे पहले ह्यूमन नेचर को पढ़ना पड़ेगा। यही बोला है ग्रैम वॉलेस ने। ग्रैम वॉलेस और चीज बोलता है कि हमें गवर्नमेंट में ट्रेंड आदमी चाहिए, जिसको पता है ह्यूमन नेचर के बारे में, उसी को ही गवर्नमेंट में रहना चाहिए, एज दे वुड हेल्प इन चूजिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड राइट डिसीजन। विद मॉडर्न सोसाइटी बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स शिफ्ट, जैसे ही मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। उसने क्या बोला है कि हमें इंडिविजुअलिज्म की बजाय, एक बंदे की जगह, इंडिविजुअल की जगह, हमें कलेक्टिविज्म की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये ग्रैम वॉलेस के विचार थे। अब नीचे आप पढ़ोगे वॉल्टर वॉल्टर लिपमैन। वॉल्टर लिपमैन क्या बोलता है? वॉल्टर लिपमैन ने पोर्ट्रे किया ह्यूमन नेचर। उसका कहना था वॉल्टर लिपमैन का कि दैट जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो शेप करते, पोर्ट्रे ऑफ ह्यूमन नेचर दैट शेप ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। लिपमैन एग्रीड विद वॉलेस। वॉलेस से उसने एग्री किया, आर्ग्यू दैट फंडामेंटल कंसर्न ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज पोर्ट्रेल ऑफ ह्यूमन नेचर। जो भी सोसाइटी में हो रहा है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, वो ह्यूमन नेचर की वजह से ही हो रहा है। ह्यूमन अपने डिसीजंस क्या ले रहा है, कैसे लेता है, उसी की वजह से ही ये आपको आपके आपके पास चीजें चल रही हैं। ये वॉल्टर लिपमैन का एक सोच थी। अब आगे बेंटले की बात पढ़ोगे, जिसने प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी है। बेंटले ने बिहेवियरल साइंस की बात करी। बेंटले का क्या कहना था कि उसकी जो साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, विद एम्फसाइज ऑन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, उसने क्या बोला? द यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द सोशल साइंस ही मेड इंटेंशन क्लियर दैट प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग दैट ऑल अटेम्प्ट्स वाज फुलिश। एक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे आगे, बेंटले ने ये बोला है कि ऑल गवर्नमेंट, ऑल पार्टीज आर रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप के ऊपर फोकस करता है बेंटले, प्रोसेस और ग्रुप के ऊपर फीडबैक लेता है। उसने कहा है कि सारी सरकार, सारी पार्टी, सारी चीजों के का आधार क्या है? एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप की एक्टिविटीज कैसी हैं, उनका उनका उनके एक्शंस कैसे हैं, उनका उनका क्या सोचना है, वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं। सब एक क्या बताते हैं? ह्यूमन नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर कैसे डिसीजन लेता है। यही बिहेवियरिज्म का काम है। ठीक है, यहाँ पे आप यही चीज पढ़ेंगे जो बेंटले ने बोली है। फिर बेंटले बोलता है, बेंटले अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जैकॉन प्रोवाइडेड द लिंक बिटवीन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी एंड लेटर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस। अब जो पहले, जो अमेरिकन सोसाइटी पहले थोड़ा बहुत नॉर्मेटिव सोचती थी और बाद में बिल्कुल प्रैग्मेटिक हो गई, वो जो आर्थर बेंटले दिखाता है अपने, इसी चीज से आर्थर बेंटले दिखाता है। ही रिजेक्टेड द प्रोपोजिशन। आर्थर बेंटले, क्या बेंटले बोलता है, वो रिजेक्ट करता है फीलिंग, फैकल्टी एंड आइडिया हैव इंडिपेंडेंट कॉज। तो उसने बोला आपकी फीलिंग, आपका आइडिया कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपकी सोच से रिलेटेड है, ग्रुप की सोच से रिलेटेड है। आप जिस ग्रुप में रहोगे आपको वैसी फीलिंग आएगी, आप वैसे ही आइडिया से सोचेंगे। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी इन बैलेंसिंग और इक्वलिटी मूव टुवर्ड्स डिडक्टिव नॉलेज। उसने मतलब इन शॉर्ट उसका कहने का ये मतलब था कि ह्यूमन नेचर डिपेंड करता है ग्रुप के नेचर से। सारी सरकार और सारी पार्टीज क्या हैं? ग्रुप की जो एक्टिविटीज है उसी का नतीजा है, ये मानता है आपका एंड एंथर आर्थर बेंटले। अब शिकागो स्कूल, बिहेवियरिज्म का जो स्कूल था वो शिकागो स्कूल था। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और वगैरह जान लीजिए। मरियम जो था वो लीडर था शिकागो स्कूल का, उस टाइम पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। इंपॉर्टेंट बिहेवियरिस्ट उस टाइम पे कौन कौन से? हेरोल्ड लासवाल था साथ में, डेविड ट्रूमन वहाँ पे स्टूडेंट था, गैब्रियल एलमेंट वहाँ पे स्टूडेंट था, स्टूडेंट था। जॉर्ज कैटलिन भी वहाँ पे थे, पर जॉर्ज कैटलिन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में थे।
वो भी एक बिहेवियरिस्ट है, पर लेकिन कॉर्नल यूनिवर्सिटी में थे, बट इतना पॉपुलर नहीं हुआ वहाँ पे, शिकागो में ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब वो ये इस पैराग्राफ का कहने का मतलब है कि शिकागो स्कूल में ही बिहेवियरिज्म क्यों आया। सबसे पहली चीज है कि वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है क्योंकि 50 60 में आता है। तो बहुत सारे यूरोप के जो फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो एक जगह आए। उनको पता लगा कि जो बिहेवियरिज्म कहता है वो सही है। फैक्ट जो हम पहले मानते थे नॉर्मेटिव थ्योरीज, वो अब सही नहीं है। ये लड़ाई हो रही है, उसमें रियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो बिहेवियर उसकी बात करता है, वो थ्योरीज की बात नहीं करता। ठीक है। फिर वो क्या क्या बोलने लगे कि फिर बोलने लगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड सो लार्ज एक्सोडस द फंडिंग, उनकी फंडिंग कहाँ से आती थी, इनकी बिहेवियरल स्कूल की सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल से आती थी, जिसका मेन फोकस क्या था कि भाई आप सोशल साइंस का रिसर्च करो। और बिहेवियरलिज्म सोशल साइंस पे ही रिसर्च करती थी। ठीक है। इसीलिए 1950 में बिहेवियरलिज्म यूएस में आई। जब इतने सारे लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वहां पे यूएस में गए, इकट्ठे हुए, उन्होंने बिहेवियरल मूवमेंट को सही माना, फैक्ट बेस्ड माना, एम्पेरिकल माना, तो उन्होंने वहां तो शिकागो में एक तरीके से बिहेवियरलिज्म फैलने लगा। अब उन्हें टिल द 1950 एंड 1960 मेयर है, मेयर ने लेबल किया 1950 और 1960 60 के दशक को गोल्डन पीरियड इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके हिसाब से 1950 और 1960 का जो दशक था वो गोल्डन पीरियड था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का और बिहेवियरलिज्म का भी। एलमंड 1954 में कमेटी बनाते हैं, कमेटी ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपको पता होना चाहिए एलमंड एंड हिज pupil form the committee on comparative politics. इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मल लीगल अप्रोच टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाज अबेंडन। बेवलिज्म ने क्या किया, फॉर्मल और लीगल अप्रोच को अबेंडन कर दिया, हटा दिया। उन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे रिलीजन पे एंड ऑन द सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक ओपिनियन। हम इस चीज पे फोकस करेंगे एंड न्यू एमर्जिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अब जो नई नई कंट्रीज आ रही हैं, क्या आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की वजह से उनको आप पढ़ सकते हो, उनके इंस्टीट्यूशन को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर सकते हो? क्या उनकी जरूरत को आप वेस्टर्न की जरूरत से कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हम लोग अपना खुद ये सब पढ़ेंगे, पब्लिक ओपिनियन को पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद फिनर सजेस्टेड दैट दिस वाज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर कंपास प्री स्टेट। ठीक है। उन्होंने किस पे बिहेवियरलिज्म फोकस करता है, स्टैटिकल रिसर्च पे फोकस करता है। वॉज अनदर की नोबल मेथड सिविक कल्चर, जो एलमंड और वर्वा ने 1963 में किया, वो स्टैटिकल रिसर्च के ऊपर ही है। वो यहाँ पे ये डिपिक्ट करता है। एडवांस कैप अब उन्होंने क्या बोला कि अब जो सोसाइटी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर तीन लोगों में डिवाइड हो गई है। एडवांस कैपिटलिस्ट में डिवाइड हो गई है, डेवलप्ड सोशलिस्ट में डिवाइड हो गई है, और इमरजेंस ऑफ न्यू एक्टर्स। न्यू एक्टर्स कौन से हो गए, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आजाद हुए हैं। द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, द न्यू स्टडीज कंसर्न ऑन दिस। एक ईडियम बन गया। उन्होंने बिहेवियरलिस्ट ने क्या बोला कि भाई अब स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम स्टेट को नहीं मानते। उन्होंने क्या बोला, हम स्टेट की जगह स्टेट को नहीं मानेंगे हम, और स्टेट की जगह हम नया सिस्टम यूज करेंगे। सिस्टम को यूज करेंगे, कोई सिस्टम डिपिक्ट करता है हर जगह का अलग सिस्टम। स्टेट को आपने एक यूनिवर्सल कैटेगरी में मान लिया है, पर लेकिन हम लोग यूज करेंगे सिस्टम। ये बिहेवियरलिस्ट ने बोला। उनका एक स्लोगन हुआ करता है, सिस्टम रिप्लेसिंग द स्टेट। बट लेकिन हमेशा से बिहेवियरलिज्म एक छोटी सी जगह यूएसए में फ्लरिश हुआ, और इसके इतने सारे लोग इसके क्रिटिसिज्म करते थे, तो ये इसके अंदर कभी भी कंसेंसस नहीं आ पाया। इसमें कभी भी कंसेंसस नहीं आ पाया। अब आगे पढ़ेंगे, इसमें कभी भी कंसेंसस नहीं आ पाया। अब सुनिए बस मेरी बात को, इसमें कंसेंसस कभी नहीं आ पाया। द प्रोलिफिकेशन, यही टाइम था 1950 और 60 की प्रोलिफिकेशन ऑफ हुई लिटरेचर। और वो भी कहाँ होती है, एक छोटे से एरिया में, एंग्लो अमेरिकन एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपना कर देते हैं। इसी के बेसिस पे मॉडर्नाइजेशन की स्टेजेस बनाई जाती हैं। लूसियन पाइन ने मॉडर्नाइजेशन की अपनी थ्योरी स्टैम्प दे दी। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी क्लासिकल लिख दी, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी वाज क्रिटिकल। और इसी टाइम पे मॉडर्नाइजेशन और डिपेंडेंसी क्लास आना चालू होती हैं। ठीक है। बिहेवियरलिज्म का अब रिजेक्शन ऑफ बिहेवियरलिज्म क्यों हुआ? अब देखो, बिहेवियरलिज्म का रिजेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बिहेवियरलिज्म सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट की बात करता था और थ्योरी की बात नहीं कर सकता। पर रियलिटी में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी, थ्योरी फॉर्मुलेशन भी होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। जब आप पोस्ट बेवलिज्म पढ़ेंगे तब वो बात करता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज की। बेवलिज्म सिर्फ कागजों पे बात करता था, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी इसकी। और नो मोर ऑफ, और ये साइंटिफिक फैक्ट और स्टैटिकल स्टडीज की बात करता है। पर लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे कन्वेंशंस होते हैं, आपके कस्टम्स होते हैं, उनके अंदर ये साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं चलते। तो यही रीजन थे इसके बेवलिज्म के फेल होने के। ठीक है। बेवरलिज्म इंडक्टिव मेथड को फॉलो करता था। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं। अब आपने अगर पहले से ही प्रीजुडाइज बना लिया है कि भाई इस तरीके से मैं चलूंगा, तो आप और चीजों को नहीं सुनेंगे और एक तरफा डिसीजन लेंगे। ये वन ऑफ द रीजन था इनका करने का।
ईस्टन ने एडमिट किया 1969 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन दैट बिहेवियरलिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही नहीं है और हमें सही करनी है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अब हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म की तरफ चलेंगे। देयर वाज एन एक्सेप्टेंस, उन्होंने एक्सेप्ट किया दैट थ्योरेटिकल एनालिसिस हैज टू रिमेन द स्टार्टिंग पॉइंट। हर किसी थ्योरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो थ्योरेटिकल एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद आप फैक्ट लाओ या साइंस लाओ, कुछ भी लाओ, पर लेकिन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के में क्या कहा उन्होंने, प्लूरिटी लाए। उन्होंने बोला कि एक साइंस नहीं, बहुत सारी साइंस की बात करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस लाए। ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म में? बिहेवियरलिज्म कागजी बात करता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या बात करता है, हम सोसाइटी में क्या दिक्कत है उसको सही करेंगे उसकी बात करता है। बिहेवियरलिज्म क्या बात करता है, सिर्फ फैक्ट पे बात चलता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म फैक्ट और वैल्यू दोनों पे बात करता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। और बिहेवियरलिज्म एक क्या है, सिंगुलर है, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म प्लूरिटी ऑफ अप्रोच की बात करता है। अब उस टाइम पे जब ये बिहेवियरलिज्म टूट रहा था तो उस टाइम पे टेरेंस बॉल बोलते हैं, पॉइंटेड आउट दैट बिहेवियरलिज्म सक्सीड इन द शॉर्ट रन। बिहेवियरलिज्म छोटे पीरियड में बहुत सक्सेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ प्रमोशन। शिकागो स्कूल ने अपना प्रमोशन किया वहां पे उस टाइम पर, ये हो गया। बट फेल्ड इन द लॉन्ग रन, आगे वो फेल हो गया क्योंकि जो इसने प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं कर पाया। अटेम्प्ट, उन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत थी बेवलिज्म की, उन्होंने स्टेट को ही हटाने की बात करी। स्टेट इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको सिस्टम से नहीं हटा सकते। तो ये वन ऑफ द उनकी गलती थी। रजनी कोठारी ने भी स्टेट को हटाया था। रजनी कोठारी ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज किया था अपनी एक किताब में इंडियन पॉलिटिक्स में, बट लेकिन बाद में उसने उसने भी इसको अबेंडोन कर दिया था। ठीक है, बाद में उसने इसको अबेंडोन कर दिया था। अब बिहेवियरलिज्म जहाँ पे चल रहा था, एक छोटी सी जगह पे चल रहा था, मैंने बताया। अब बिहेवियरलिज्म क्या कहते हैं, शिकागो स्कूल में बिहेवियरलिज्म चल रहा था, पर लेकिन वहीं पे बगल में उसके कनाडा में बहुत सारे क्लासिकल पॉलिटिक्स थे जो थे। कारफर्ड बी मैकफर सी बी मैकफरसन थे, क्रिश्चियन बे थे। ब्रिटेन में सर हेनरी हायक इसके खिलाफ थे। ऑक्सफोर्ड जो था हिस्टोरियन था वो इसके खिलाफ था। कार्ल पॉपर इसके खिलाफ था। इजाया बर्लिन इसके खिलाफ थी। फिर उसके बाद फ्रेंच में एग्जिस्टेंटलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा था। लियोटार्ड, जीन पॉल सात्रे, रेमंड एरन, ये सब इसके खिलाफ थे, इसलिए बेवलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इनको पोस्ट बेवलिज्म लाना पड़ा। रीडिस्कवरी ऑफ स्टेट के में जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन 1970 इनॉग्रेटेड द पीरियड ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। 1970 में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात होती है। न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म के कौन फाउंडर है? मार्च एंड ऑल्सन इसके फाउंडर हैं। थेडा स्कोपल बोलती है इस टाइम पे न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म फेल हो गया क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर पे बात करता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करता है, वन इंस्टीट्यूशन टू वन नदर इंस्टीट्यूशन की बात करता है। न्यू इंस्टीट्यूशन किसकी बात करता है? ये नॉन स्टेट एक्टर की भी बात करता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ये इकोनॉमिक्स की बात करता है, सोसाइटी की भी बात करता है, सबकी बात करता है। इसमें अमेंडमेंट लाए गए। तो थेडा स्कोपल इन सब चीजों को देखते हुए बोलते हैं कि वी ऑल आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब कंपैरेटिव मेथड के क्या एडवांटेज है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सही चीज पे, रैशनल चीज पे पहुंचते हैं, हमें अपनी खामियां पता चलती हैं, ये सब चीजें हैं। मैं बस नीचे आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज अ यार्डस्टिक टू मेजर करप्शन लेवल, ये पूछ सकता है आपके पेपर वन में। ह्यूमन राइट वॉच रैंकिंग असेस ह्यूमन राइट। फ्रीडम हाउस जो है वो कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन डेमोक्रेसी, आप नीचे पढ़ेंगे। फ्रीडम हाउस जो है वो कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन डेमोक्रेसी। ऐसे ही एशियन बैरोमीटर सर्वे जो है वो पब्लिक ओपिनियन एंड सिटीजन परसेप्शन ऑन गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड लाइक एशियन कंट्रीज पे करता है। ऐसे ही नीचे एसडीए के बारे में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया था पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने। 2010 के बाद इसमें थोड़ी चेंजेस कर दिए हैं, पर आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए जिसके ऊपर एसडीआई निकलता है। एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम पर कैपिटा इंडिकेटर, इसके ऊपर एसडीआई फॉर्मुलेशन होती है। नीचे एक दिया हुआ है ईआईयू, जो इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूँ मैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ईआईयू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसिया यूनिट, ये 1946 में फाउंड होती है और इसको इकोनॉमिस्ट मैगजीन निकालती है। ये हेल्प करती है एनालिसिस ऑफ कंट्री, इंडस्ट्री एंड रिस्क पे काम करती है। ये पेपर वन में आपको पूछ लेते हैं ईआईयू किस में काम करती है। एनालिसिस ऑफ कंट्री, इंडस्ट्री और उसकी रिस्क पे काम करती है। आगे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक बिग मैक इंडेक्स है। बिग मैक इंडेक्स जो है वो बात करता है परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करता है। तो एक छोटा सा लेक्चर था आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा मैं अपने टेलीग्राम पे। पर लेकिन यार इतनी रिक्वेस्ट है कि यार इतना काम करते हैं तो पूरी सुना करो, लाइक और सब्सक्राइब करो।
नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।